सुमित सर का डिस्कशन तो मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। मैगजीन तो अब ओनली आईएएस की बहुत सारी है, तो वो सब इनडायरेक्टली तो मोस्टली लोग यूज कर ही रहे हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की। ये तो मेंस के लिए आप लोग जो वैल्यू एडिशन मटेरियल निकालते हैं तो वो सारी चीज़ें तो हेल्पफुल होती हैं। पीएसआईआर में लास्ट में आप लोग निकाल देते हैं कि जैसे राइटर के थोड़े कमेंट तो बाद में उससे निकाल लो अपना ऐड करने के लिए। May I come in? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. बैठिए। आपका नाम 3 भाग में बटा हुआ है। जी एक सर। है प्रिंस, जी सर। एक है बाबू, एक है मिश्रा। जी सर। प्रिंस राजा का प्रतीक कुछ रहता है, बाबू आप बनने वाले हैं, है ना? और सर, मिश्रा सर प्रिंस ज्ञान जी सर। की बात हो गई। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम प्रिंस बाबू मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद का निवासी हूँ, जो कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। मेरी शुरुआती शिक्षा मेरे जनपद से ही हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया है। मेरा जो इंटरेस्ट है फैमिली की अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हेल्प करना, शॉर्ट फिल्म देखना, सोशल इश्यूज़ पे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का नाम कब डॉक्टर एपीजे कलाम बना, कब बदला गया और क्यों बदला गया? सर इसका नाम जो अखिलेश यादव सर की गवर्नमेंट में इसका नाम सर चेंज किया है। एग्जैक्ट ईयर सर मुझे नहीं याद है, लेकिन इसमें सर 2000 में जब उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई तो उसके बाद से फिर इसमें 2007 में इसका नाम चेंज किया गया। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक को कहा गया सर गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद से सर इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को इंटीग्रेट करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कलाम सर का नाम दिया गया। कब? क्योंकि सर एपीजे अब्दुल कलाम सर की उसी वक्त डेथ हुई थी 1 आध साल पहले, तो उन्हीं के सर ऑनर में मैंने पूछा कब। सॉरी सर। पता कीजिएगा क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी से है। जी सर। कौन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें प्रेसिडेंट रहे हैं, और इन्होंने बहुत हमारे डिफेंस सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया है और एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं। सही बात है, और शिक्षक भी थे बहुत। हाँ जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। कि आपने अपने इसमें डीएफए में लिखा है कि मैं ये सब सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ, कुछ उसके बारे में याद है कि कौन कौन सर्विस आप ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैंने पहला प्रेफरेंस अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को दिया है। दूसरा सर प्रेफरेंस मैंने इंडियन पुलिस सर्विस को दिया है। चौथी प्रेफरेंस मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स। आप देख लीजिएगा, इस प्रश्न का एक उत्तर होना चाहिए, क्योंकि आपने दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विस को 10वें नंबर पे रखा है। ठीक है, वो ग्रुप बी सर्विस है। इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ये हो तो उसका एक आपको उत्तर पता होना चाहिए। जी सर। अभी 3 एक्ट बने हैं पुलिस के रिलेटेड। जी सर। ठीक है ना? उस तीनों में क्या अंतर है पहले और अब से? एक कुछ बता सकते हैं एक बिंदु पर? सर पहला इसमें बेसिक अंतर है कि जो नाम चेंज किया गया है, तो वो सर नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि पहले सर जैसे इंडियन पीनल कोड था, अब ये है कि भारतीय न्याय संहिता, जस्टिस की बात की जा रही है। सर पहले दंड की बात की जा रही थी। अच्छा। तो जो सर अप्रोच है उसमें चेंज है। ठीक है, दंड की जगह पर हाँ, एक है सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, अभी सर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है। तो पहले उसमें ये था कि हम क्रिमिनल मान रहे हैं ट्रायल के समय में ही अपने सिटीजन को, लेकिन अभी हम अपने नागरिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं। ठीक है। तो सर ये जो एक पॉजिटिव आउटलुक है मेजर। बाकी सर दूसरा अंतर ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके ओवर द टाइम चेंज हो गए हैं। जैसे हम आजकल फॉरेंसिक लैब का यूज करते हैं, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो कैमरा के साथ किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करें। इसके अलावा साइंस ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, तो डीएनए का यूज करके हम इन्वेस्टिगेशन को बहुत ईजिली सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें नई कोड के द्वारा प्रमोट की गई। एक चीज़ आपने अच्छा कहा
अभी पुलिस के जो मुखिया होते हैं जी सर। उन लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी राजस्थान में। जी सर। प्रधानमंत्री जी ने उसमें कुछ सुझाव दिए थे, कुछ अंदाज़ है कि क्या सुझाव दिया गया था? सर पीएम सर ने ये सुझाव दिया कि हमारी जो पुलिस है अब वो डंडा ड्रिवन ना होकर के डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, ताकि हम एविडेंस बेस्ड अपनी पॉलिसीज़ को बना पाएँ और लोगों में जो पुलिस का ट्रस्ट है उसको हम ओवर द टाइम और ज़्यादा बढ़ा पाएँ। इसके अलावा सर उन्होंने पुलिस के जितने भी वहाँ मुखिया थे तो उन सबको इस बात के लिए इनकरेज किया कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको आप यूज़ करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ को, ताकि केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सके। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सर। आपने हॉबी में लिखा है ग्रीन बिल्डिंग। जी सर। ग्रीन बिल्डिंग को आप कैसे एसोसिएट करते हैं अपने आप को? सर फाइनल ईयर में मेरे ग्रेजुएशन के सर एक प्रोजेक्ट था जिसमें सर मैंने उसमें लीडरशिप की थी कि एक ग्रीन बिल्डिंग का मॉडल और कॉन्सेप्ट सर हमें सबमिट करना था। तो ग्रीन बिल्डिंग में क्या क्या होनी चाहिए? किसी एक बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कहने के लिए उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सर ग्रीन बिल्डिंग में बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट होना चाहिए। एलईडी बल्ब यूज किए जाने चाहिए। जो नेचुरल सनलाइट है उसको सर यूज करने के को मैक्सिमाइज़ किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको ट्रीट करके फिर से सर रीयूज किया जाए उस वाटर को। इसके अलावा जो उसकी डिज़ाइनिंग है उसमें विंडो इस तरीके की लगाई जाएँ कि जो सन की किरणें हैं वो अंदर आएँ लेकिन जो उसका हीट है वो सर ना आए, तो इंसोल्यूशन वाली विंडो हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर उसमें जैसे एक गृहा रेटिंग है तो वो सर बहुत सारे पॉइंट ड्रा करते हैं कि जो मटेरियल हैं उनको रीयूज किया जाए मटेरियल को। तो ऐसे सर इसमें बहुत सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि मकान के चारों तरफ सोलर पैनल्स लगाए जाएं बिल्डिंग बनाने के समय ही, ताकि उसमें जैसे दिल्ली ऐसी जगह में, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बहराइच यूपी। वो दिल्ली से बहुत दूर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर साल में करीब 7-8 महीने अच्छी धूप पड़ती है। जी सर। तो इस धूप का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अगर सोलर पैनल्स लगा रहेगा तो उससे सोलर एनर्जी अपने आप जनरेट होगी जो कि आपके बिजली के कंजम्पशन को सप्लीमेंट करेगी। जी सर। मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ थैंक यू सर। जी सर। ये कॉन्सेप्ट कई जगह इसकी चर्चा हुई है। जी सर। ग्रीन हाउस गैसेस से क्या समझते हैं? सर ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो जब पृथ्वी सूर्य के किरणों को रेडिएट बैक करती है लॉन्ग वेवलेंथ में, तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको जाने नहीं देती हैं और ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ाती हैं। जैसे सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा सल्फर की गैसेज है, नाइट्रस ऑक्साइड है। 6 या 7 प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आप उनको बता सकते हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अलावा सर नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड है 2। इसके अलावा सर जो मीथेन है CH4 ये है। मीथेन 3। इसके अलावा सर ओजोन भी है। ओजोन नहीं है, ओजोन तो ग्राउंड सरफेस पर होता भी नहीं है। सॉरी सर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जी सर। जो हमारे रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है। जी सर थैंक यू। क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? सर बहुत सारे कारण की वजह से हो रही है। पहला तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कार्बन की क्वांटिटी अब तक देखा जाए तो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारे पास पहले से फॉरेस्ट थे जिनको कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है, जो कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखते थे, उनकी भी कटाई की गई है, पुराने वन की कटाई की गई है, नए वन लगाए गए हैं। तो ये भी सर एक मेजर डिफरेंस आया है कि हम ये 2 कारण हैं सर। तो ग्लोबल वार्मिंग अब हो रहा है? जी सर, ग्लोबल वार्मिंग सर तेज़ी से हो रहा है। कितना हो गया है? एक कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम एक रेफरेंस लेते हैं। प्री इंडस्ट्रियल लेवल आप किस पीरियड को कहते हैं?
सर जो 18th सेंचुरी का पीरियड था सर, उसको एक बेस ईयर माना जाता है जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, जस्ट स्टार्ट हुआ था सर। तब से अब तक कार्बन, एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है, तो इससे हम क्या समझते हैं? कार्बन इन एब्सोल्यूट टर्म्स या कार्बन डाइऑक्साइड? सर कार्बन एब्सोल्यूट टर्म में, क्योंकि 0.004 ppm इनिशियली सर कार्बन, इतना कार्बन एटमॉस्फेयर में हुआ करता था। अभी सर वो इस सॉरी सर 270 ppm। ppm का मतलब क्या हुआ? पार्ट पर मिलियन। 270 था पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जी सर, थैंक यू सर। अब करीब 1.5 गुना बढ़ गया है। नहीं, मैंने सवाल पूछा था कि कार्बन से क्या, एटमॉस्फेयर में कार्बन बढ़ गया, कार्बन एलिमेंट, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया? सर सॉरी सर, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जी गया। सर। आपने खुद ही कहा ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बढ़ गया है, जिससे क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ वाली सूर्य की विकिरण ब्लॉक हो जाती है। जी सर। लॉन्गर वेवलेंथ में कौन सी आती हैं? लॉन्गर वेवलेंथ में जो सर सूर्य की किरणें जो आती हैं, फिर वो जो रेडिएट बैक होती हैं। सूर्य की किरण में के कितने हिस्से हैं? सर जो एक स्पेक्ट्रम है सर, लेकिन सर उसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सर कि लॉन्गर वेवलेंथ किसका होता है? इंफ्रारेड का होता जी है। सर। इंफ्रारेड के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, ये ब्लॉक हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बेसिक वजह। जी सर। राहुल, आपने लिखा इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जी सर। तो आज विदेश मंत्री श्री जयशंकर कहीं निकले हैं दौरे पे, कहाँ किस तरफ जा रहे हैं सॉरी सर, या जाने वाले हैं, आज या कल निकलने वाले हैं? सर मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा सर। पढ़ा नहीं? लास्ट वो कहाँ से वापस आए हैं, कहाँ के दौरे पे गए हुए थे लास्ट जो आपने पढ़ा? सर अभी वो नेपाल के दौरे पे गए हुए थे, और उससे पहले सर वो रसिया के दौरे पे थे। तो रशिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं? रसिया के साथ सर हमारे रिलेशन काफ़ी सर अच्छे रहे हैं। हिस्ट्री से लेके सर अब तक हम काफ़ी इवन स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप इंजॉय कर रहे हैं सर। तो दोनों के रिलेशन सर काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इधर धीरे धीरे इकोनॉमिक टाइज भी बढ़ी हैं जब से हमने क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू किया है। ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन का हो चुका है सर। और इसके अलावा सर जो हमारा डिफेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 60% जो डिफेंस इंपोर्ट है वो भी सर रसिया से है। और इसके अलावा सर इंडिया अभी व्लादिवोस्तोक रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और रसिया की भी सर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रही हैं, तो सर रिलेशन अच्छे हैं। रशिया के इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में आ रहे हैं? रसिया सर रिसेंट जो अभी MOU साइन किया गया उसमें जैसे सर हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर में रसिया ने यहाँ इन्वेस्ट करने की बात की है। और व्लादिवोस्तोक में हम लोग किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सर वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सर इतना याद आ रहा है। तो ये रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उससे हम पर क्या असर पड़ रहा है? सर मल्टीपल लेवल पे इम्पैक्ट है। पहला तो डिप्लोमेटिक एक चैलेंज है कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को मैनेज करना है, किसी भी ग्रुप का हमें पार्ट होते हुए नहीं देखना है, और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी मैक्सिमाइज रूप से सर्व करना है। दूसरा सर जो यूक्रेन है और रसिया है, इनका जो वेट का उत्पादन है और इसके अलावा जो ऑयल का एक उत्पादन है, ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो इसके वजह से सर ऐसे तो हम एग्रीकल्चर में अपने आप में सफिशिएंट हैं, ऑयल को छोड़ दें, एडिबल ऑयल को, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ से इंडिया के फूड पे डिमांड की जाती है कि इंडिया वीट को एक्सपोर्ट करे, तो हमारी फूड सिक्योरिटी उसके मारे कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो उसमें सर एक्सपोर्ट पे हमें बैन भी करना पड़ा है। इसके अलावा सर जो ऑयल के प्राइसेस थे उस वक्त जब वार स्टार्ट हुआ तो इनिशियली सर बहुत ज़्यादा हाई चले गए, तो उसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन देखने को मिला। इसके अलावा सर इंडिया का जैसे मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी रहती है, तो जो वेस्टर्न ब्लॉक है USA के द्वारा लीड किया जाता है, तो वहाँ हमें डिप्लोमेटिक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वहाँ भी हमें अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये रिसेंटली हो रहा है ये जो हमारा ये मल्टी अलाइनमेंट, या पहले भी हो रहा था? सर मल्टी अलाइनमेंट सर बहुत इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी का पुराना फीचर रहा है, लेकिन बहुत शुरू में इसे हम नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते थे। बाद में सर उसी पॉलिसी में हम उसको मल्टी अलाइनमेंट के नाम से अब जानते हैं।
इजराइल हमास का जो युद्ध हो रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है हम पर? सर पहला एक शुरुआती डिप्लोमेटिक चैलेंज आता है कि हमें ओवरऑल दोनों पक्ष को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा इजराइल हमास वार पे बेस्ड रहती है। दूसरा सर, अब हमास के सपोर्ट में जैसे हाउतीज़ अटैक कर रहे हैं रेड सी में, तो वहाँ से सर जो ऑयल इंपोर्ट है वो हमें केप ऑफ गुड होप से हमें अपनी शिप को घुमाना पड़ रहा है। तो ऑयल इंपोर्ट बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। जो हमारा एक्सपोर्ट है वो सर कम हो सकता है, क्योंकि यूरोप को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होगा रेड सी के थ्रू, तो फिर से केप ऑफ गुड होप से हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। G20 के बारे में आपने सुना होगा। जी सर। तो यूपी में कोई इवेंट्स हुए थे G20 के संदर्भ में? सर यूपी में जैसे जो बनारस शहर है वहाँ पे सर G20 का इवेंट कराया गया था। और इसके अलावा सर आप भी थे उस टाइम? नहीं मौजूद? हाँ सर, बनारस में मैं नहीं मौजूद था सर। और बस एक ही इवेंट हुआ था यूपी हाँ में? सर, और इवेंट हुए हैं लेकिन सर मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैसे G20 का जो कम्युनिके आया था वो आपने पढ़ा? जी सर। उसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? उसमें सर बहुत सारे मतलब डायमेंशन 10-12 डायमेंशन थी सर, उस पर फोकस किया गया है। जैसे डिजिटलाइजेशन पे जो वुमेन के लिए सर एक W20 कमेटी बनाई गई है, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए कमेटी बनाई गई है सर। इसके अलावा सर जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर सर इंडिया ने बायोफ्यूल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सर जो इंडिया का G20 का मूवमेंट था वो सबसे बड़ी बात इसमें ये थी, जो उसने थीम इंडिया ने जो चुनी वासुधैव कुटुंबकम की, कि जो दुनिया है वो एक फैमिली की तरीके से है, तो हमें आपस में पीस कॉपरेट करना चाहिए ताकि हम साथ साथ में ग्रो कर सकें। तो ये सर सबसे बड़ा मैसेज था। थैंक यू सर। ये बताइए कि भारत विकसित राष्ट्र है क्या? सर भारत विकसित राष्ट्र की तरफ सर बढ़ रहा है अगर इकोनॉमिक डायमेंशन में देखें, लेकिन और सारे डायमेंशन में देखें कि कॉन्फिडेंस में, यूनिटी में, स्पिरिचुअलिज्म में, तो सर हम डेवलप्ड कंट्री हैं। देखिए, प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ पर नंबर सब देंगे तो सबकी तरफ देखिए। जी सर, ठीक है, आधे टाइम मेरे पर देखिए, बाकी टाइम औरों पर देखिए। ठीक है, उनकी रुचि जागी रहनी चाहिए। जी सर। तो ये विकसित राष्ट्र की परिभाषा क्या है? विकसित राष्ट्र की सर जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है वो अप्रॉक्सीमेटली $16,000 पर कैपिटा पर ईयर इनकम होनी चाहिए। अच्छा सर, अप्रॉक्सीमेटली सर ये है, एग्जैक्ट डेटा सर इसमें। इसके अलावा सर मेजर ऐसे सर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो एक कॉमन डेफिनेशन है वो सर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसे ऑफिशियली नहीं दी जाती है। इसीलिए सर WTO में हम देखते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेफिनेशन को लेके भी विवाद रहता है। ये बताइए कि अभी एंटार्क्टिक ट्रीटी जो थी, भारत ने उसको साइन किया हुआ है? जी सर, इंडिया ने उसको साइन किया है। कुल कितने राष्ट्रों ने उसको साइन किया? तकरीबन कुछ आइडिया है? सर माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं। भारत ने एक इंडियन एंटार्क्टिक बिल पास किया था, तो क्यों पास किया था? सर जो अंटार्कटिक रीजन है वो अभी पृथ्वी के इवोल्यूशन की भी बहुत सारी हिस्ट्री अपने अंदर लिए हुए है, क्योंकि सबसे कम डिस्टर्ब क्षेत्र माना जाता है। तो एक तो सर वहाँ जो हम अपने साइंस के जो रिसर्च हैं इन सब चीज़ों को प्रमोट करके अर्थ के इवोल्यूशन की हिस्ट्री को जानने में एक मदद हो सकती है। इसके अलावा सर जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। जैसे सर जो बहुत सारी मीथेन दबी होती है इसमें, तो वो सब सर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में आगे यूज किया जा सकता है। तो उसमें ये ट्रीटी क्या कहती है? ये ट्रीटी ये कहती है सर कि एक तो इंडिया का सबसे पहला गोल होगा कि वहाँ जो रिसर्च होगा वो पीसफुल होगा, किसी भी तरीके के वहाँ के जो जीव हैं या वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं किया जाएगा। इंडिया के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई चीज़ वहाँ पे गलत कर दी जाती है तो उसका ट्रायल सर इंडिया में होगा, इंडिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा।
और इसके अलावा सर जो टीटी है वो दूसरे और नेशंस जो हैं उनके साथ सर कोऑपरेट करने की बात करती है कि और नेशंस के साथ कोऑपरेट करके हमें रिसर्च करना है। हाँ, और वहाँ पर जाके हम खनन कर सकते हैं। सर जो अंटार्कटिका है सर वहाँ पे रिसर्च के लिए हम शायद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो ग्लोबल प्रॉपर्टी में आता है, तो ऐसे कोई इंडिविजुअल कंट्री ऐसा नहीं कर सकती है सर। ओके, और मिलिट्री स्टेशन बना सकते हैं? सर ऐसा सर नहीं अलाउ है, क्योंकि फिर सारी कंट्रीज़ में सर एक होड़ लग जाएगी वहाँ पे सर मिलिट्री स्टेशन जो सुपर पावर्स हैं। ओके, ऐसा स्पेस के लिए भी कोई अकॉर्ड है? क्या नाम है उसका? सर एक स्पेस ट्रीटी है, इसके अलावा सर मून की भी एक ट्रीटी है 1960s में साइन की गई थी। 1960s में सर 67-66 के अराउंड साइन की गई थी। ओके, मून के लिए भी की गई थी? जी सर। और स्पेस के लिए क्या अकॉर्ड है? स्पेस के लिए सर अकॉर्ड ये है कि जो स्पेस का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा वो सिर्फ पीसफुल और ह्यूमैनिटी को और प्रॉस्परस बनाने के पर्पस से किया जाएगा। उसका जो एक्सप्लोरेशन होगा किसी इंडिविजुअल कंट्री के बेनिफिट के लिए या मिलिट्री डोमिनेशन के लिए, इन सब पर्पज़ के लिए उस ट्रीटी को उस स्पेस को यूज नहीं किया जाएगा। नहीं, पर स्पेस से आंकड़े लेकर मिलिट्री डोमिनेंस तो हो रही है। इन्होंने उसको लादन को मारा था तो स्पेस में उसकी फ़ोटो ली थी, कहाँ रह रहा है, फिर वहाँ भेजी थी टीम, जाके मार दिया था। सर उस ट्रीटी एक तो देखा जाए तो सर उसमें बहुत सारी लिमिटेशन भी है ट्रीटी की, जैसे ट्रीटी बाइंडिंग नहीं है, उसका सर जो इन्फोर्सबल मैकेनिज़्म है वो सर उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अभी इसीलिए सर जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है और टाइम का, तो ये कहा जा रहा है कि कोई एक अच्छी सी ट्रीटी काफ़ी अच्छे प्रोविज़न के साथ साइन की जानी चाहिए ताकि डेफिनीशन क्लियर रहे, क्योंकि जो यूएसए जैसी कंट्रीज़ इंटरफेयर कर देती हैं, लेकिन सर वो इन्हीं प्रोविज़न में लूप होल्स ढूंढ लेती हैं। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या यूनाइटेड नेशंस को आप कामयाब मानते हैं? सर यूनाइटेड नेशन अगर जो वार हैं इन सबको क्षेत्र को अगर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो और क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा है, चाहे हेल्थ चाहे इन्वायरमेंट। ठीक है, हाँ जी। हेलो प्रिंस, हाउ आर यू? सर आई एम प्रिंस जी, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, ठीक है। आप मुझे टाइप्स ऑफ ब्रिजेस बता सकते हैं, कितने तरीके के होते हैं? सर एक सर बीम ब्रिज होता है, दूसरा आर्च ब्रिज होता है जो चेनाब नदी पे बनाया गया है अभी, केबल स्टेट ब्रिज होते हैं, सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, गर्डर ब्रिज होता है, सर इमरजेंसी में हम पैंटून ब्रिज बना देते हैं, मूवेबल ब्रिज होता है, ट्रस ब्रिज होता है सर। अटल सेतु किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होगा इनमें से? अटल सेतु सर जो बीम ब्रिज है सर उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। कोई स्पेसिफिक रीज़न कि इस तरीके का ब्रिज वहाँ पे बनना चाहिए था? सर जब हमें लेंथ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी होती है, अगर स्पैन बहुत ज़्यादा दूरी का है, तो उस केस में सर जो बीम ब्रिज है उससे काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो अटल सेतु जो है उसकी लंबाई सी में अप्रॉक्सीमेट 16.5 किलोमीटर है और लैंड पे 5.5 किलोमीटर है, तो उस वजह से सर सेफ रहेगा। ग्रेट। एक चीज़ बताइए, इंडिया को कभी कभार ना बिग ब्रदर बुली बोला जाता है। आजकल तो आप जानते हैं न्यूज़ में ये वाला वर्ड बार बार इस्तेमाल भी हो रहा है। जी सर। क्या आप इंडिया को बुली मानते हैं अपने नेबर्स के लिए? सर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन जो इंडिया की ओवरऑल इकॉनमी है, मिलिट्री है, ओवरऑल जो साउथ एशिया का टेरेटरी है, तो 60 to 70% इंडिया के पास है। तो सर ये एक ऐसा परसेप्शन हमारे नेबर्स में जाता है, ना कि सर ये एक्चुअल में ऐसा है। ओके, चलिए जैसे मालदीव्स और इंडिया का हल्का से कंपैरिजन करते हैं। 2023 का अगर डेटा लेते हैं तो 6.2 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए। जी सर। मालदीव्स में इसी ड्यूरेशन में 1.8 मिलियन आए। उस 1.8 मिलियन में से 2 लाख इंडियंस थे। तो अगर अगर इंडियंस थोड़ा सा देखिए बीच में बॉयकॉट कर देते हैं वहाँ जाने का, तो मालदीव्स को प्रॉब्लम होगा, तो उनमें परसेप्शन आएगा ना कि इंडिया अगेन बुली कर रहा है। तो आपको लगता है कि अभी भी बुली करता है नहीं करते हम लोग? सर इस तरीके के सर फीचर्स हमेशा अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे सर जैसे इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो यहाँ भी सर जो सिटीजन्स होते हैं एक राष्ट्र भावना सब में होती है, तो अपने राष्ट्र को हमें ऊपर लेके जाना है, तो इस तरीके से सर बाइकआउट चलाए जाते हैं। लेकिन सर ये हमारा कोई ऑफिशियल ऐसा स्टैंड नहीं था सर। ठीक है, आपने मेरे स्टैट्स भी सुने थे, मैंने बोला 6.2 मिलियन और 1.8, जबकि मालदीव से कितना छोटा सा है। जी सर। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए अपना टूरिज्म इतना बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया में इतनी स्कोप है,
इसका अनलिमिटेड है एक तरीके से पोटेंशियल, तभी भी सिर्फ 6.2 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट, जबकि मालदीव्स इतना छोटा सा है, उसमें 1.8 मिलियन। एक तो सर आजकल जो मार्केट इकॉनमी उसमें अपने ब्रांड बिल्डिंग की ज़रूरत है। दूसरा सर जो ग्राउंड लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि जो हमारे टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा सर जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट का ही टूरिज़्म है, तो ऐसे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे सर हमारे पास आज काफ़ी हैं, लेकिन जब हम नेशनल हाईवे से उतरते हैं, लोकल लेवल पे जाते हैं, तो वो सर रोड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। लोकल लेवल पे जो टूरिस्ट गाइड हैं उनको और लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि फॉरेन टूरिस्ट को एक्सप्लेन करके बता सकें। तो इन सब चीज़ों पे सर काम करना पड़ेगा, और इसके साथ और सर अवेयरनेस पे हम काम कर सकते हैं कि बाहर हम प्रचार प्रसार करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा, रिजर्वेशन एक टॉपिक है जो बहुत हमेशा से डिबेट में रहता है। जी सर। रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस्ड या एंशिएंट किसी कास्ट बेस्ड होना चाहिए, या आपकी कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड होना चाहिए, या कोई एग्लोमेरेटिव इंडेक्स बनाना चाहिए, उसके बेस्ड पे होना चाहिए? आपका क्या व्यू है? सर मेरा इसमें ये है कि जो रिजर्वेशन बेसिक होता है तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। अब सर अगर वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सोशल इकोनॉमिक या एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पे आ रही है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड, तो हम सर उसके आधार पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक एंगल पे आ रही है सर, जेंडर के वजह से डिस्टॉर्ट हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो सर हम उस बेसिस मान के हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको लगता नहीं अगर ऐसे आगे चलते रहे तो ये तो एंडलेस प्रोसेस नहीं हो जाएगा फिर? जी सर, इसमें अगर हम काम करें तो इंडेक्स भी अगर बनाई जाए तो ये भी सर एक अच्छा हो सकता है, इस पर भी रिसर्च की जानी चाहिए। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू फ़िलहाल जी सर। ओवर हो गया है। जी सर। आप बाहर थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, जी सर। आपको फिर बुलाएंगे जी सर। फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं आई कम इन? प्लीज़ आइए, बैठिए। थैंक यू सर। प्रिंस बाबू मिश्रा, जी सर। आपका इंटरव्यू हम लोग के हिसाब से अच्छा हुआ है। जी सर। आप और अच्छा कर सकते हैं। जी सर। उसको अच्छा करने के लिए आप तत्पर रहें और आगे का सोचें। जी सर। न्यूज़पेपर्स वगैरह आप पढ़ते ही होंगे। जी सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण। सतही तौर पर सिर्फ उसको न पढ़ें। जी सर। बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ में घट रही है, बहुत सारा प्रश्न आपसे पूछा गया, आपने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया। आपको भी लगा होगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? सर अच्छा हुआ है, लेकिन सर कुछ जगह सर मैं और इम्प्रूव कर सकता था, क्योंकि जो थोड़े साइंस वाले क्वेश्चन थे सर मैं उसमें अच्छा नहीं कर ठीक है, ऐसा है कि हर प्रश्न का उत्तर हर किसी को नहीं पता होता है। पाया। जी सर। तो जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो कह दीजिए हमको इसके बारे में नहीं पता है, जी सर। आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जी सर। ठीक है ना? सारा कुछ ठीक ठाक है। आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी सर। जो प्रश्न करता है वो प्रश्न पूछता है, आप सिर्फ उसी की तरफ में देख रहे हैं। वो जो प्रश्न पूछ रहा है या पूछ रही हैं, जी सर। वो बोर्ड के बिहाफ पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जी। ठीक है? जी। आपका जो आई कांटेक्ट जिसको बोलते हैं, आप उनके तरफ में देखें, लेकिन बीच बीच में दूसरों के तरफ में भी देखें। जी सर। ठीक है? सर मैं कुछ आंसर को ज़्यादा लंबा देने लगता हूँ, मतलब थोड़ा बढ़ा नहीं, ज़्यादा- देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर जी सर। लंबा नहीं होना चाहिए। जी सर। उसका जो सार है आप कैसे बताएंगे? जी। अगर उस प्रश्न का उत्तर ही उसमें इतना चीज़ है कि आपको कहना ही पड़ेगा तब कहिए। जी। ठीक है? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।